हेलो एंड वेलकम टू टॉपर क्रिएशन। तो आज हम करेंगे SY BCom कॉमर्स का पार्ट 2, मतलब पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग जाकर उसको चेक कर सकते हो जिन्होंने चेक नहीं किया। और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो टू माय चैनल विच इज़ टॉपर क्रिएशन। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन एंड नेचर ऑलरेडी हो चुका है, आज होगा फंक्शन। ओके, तो इसके और 2 पार्ट बनेंगे, मतलब इस चैप्टर के और 2 पार्ट बनेंगे, मतलब इसके बाद और 2 पार्ट आएंगे, तब जाकर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या करना है ये आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और मुझे बता सकते हो कि आप लोग क्या चाहते हो मुझसे सीखना, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो ये जो है ये है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो आज हम स्टडी करेंगे। Henry Fayol provide a functional approach of manager in his book Industrial and General Management। ओके, तो हेनरी फायोल जो था एक इंसान था जिसने इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट करके एक बुक बनाया था, जिसमें उसने सारी फंक्शन जो मैनेजमेंट में होने चाहिए वो सब कुछ लिखा था। तो उसने कितने फंक्शंस लिखा था वो आप देख सकते हो यहाँ पर। उसने इसका जो एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया यहाँ पर, और इतनी सारी उसने चीज़ें लिखी थी मैनेजमेंट के लिए, मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। उसने पूरा डीप में एक पूरी बुक बना दिया था फंक्शंस के लिए। तो वही ये बता रहे। तो आप लोग लिख सकते हो कि हेनरी फायोल था 1916 में। देखो, अगर आप कुछ भी लिख रहे हो किसी भी हिस्ट्री के रिलेटेड, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 1916 से 1917 नहीं लिख सकते हो आप, या फिर 1915 नहीं लिख सकते हो। इसलिए प्रॉपर, मतलब जब आपको प्रॉपरली याद है कि हेनरी फायोल का 1916 था तभी आप लिखना, वरना वो मत लिखना। तो बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि वो लोग याद नहीं रख पाते ईयर्स, तो आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हेनरी फायोल याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि ये बुक किसने लिखी थी, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए हेनरी फायोल, राइट। 1916 में हेनरी फायोल आया था, ये भी याद होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स है जो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। लेकिन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो अपने बुक में है SY BCom कॉमर्स की, उसमें वो लोगों ने सिर्फ 5 स्टेप्स बताए। उन लोग ने अपने पे थोड़ा मेहरबानी कर दी। और लोग ने 5 स्टेप्स ही करने के लिए बोले अपने को। तो अपन 5 स्टेप्स करेंगे, उसमें से ऑब्जेक्टिव्स, मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन आर वन एंड दी सेम। तो अगर वो पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो भी आप लोग वही लिखोगे। एंड वो पूछेगा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो भी आप लोगों को वही लिखना है। तो इट्स वन एंड दी सेम। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रीफली एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 4 है। अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पहले से लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता ही है, ऑलमोस्ट आता है। बहुत बार, मतलब 1-2 बार नहीं आया, मतलब 1-2 बार ही नहीं आया, मतलब हर टाइम ये आता ही आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये अच्छे से याद करो। दूसरी बात, डायग्राम भी बनाना एग्जाम में। ओके, क्योंकि आप सोच रहे हो कि डायग्राम क्यों बनाने का, कि हम लोग छोटे बच्चे, क्या इससे तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम लोग पेपर लिखे या ये डायग्राम बनाते बैठे। तो मैं ये बता रही हूँ कि डायग्राम जब आप बनाते हो ना, तो एग्जामिनर जो होता है ना, उसको समझ में आ जाता है कि ये बच्चा पढ़ कर आया। क्योंकि डायग्राम में ऑलमोस्ट जो पार्ट होता है, जैसे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ये इसमें लिखी हुई है डायग्राम के अंदर। तो आप जब डायग्राम बनाते हो ना, तो एग्जामिनर को अंदाज़ा हो जाता है कि ये पढ़ कर आया है, राइट। तो डायग्राम तो बनाओ ही। हाँ, इसमें टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपको पेपर प्रेजेंट करना होता है। आप ऐसी ही डायग्राम बनाकर नहीं आ सकते रफ टाइप, आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो आप लोग हमेशा एक स्पेस छोड़ा करो, मतलब आप आंसर शीट में पहला थोड़ी स्पेस छोड़ो, लिखो, और फिर जब टाइम मिले, आपके पास टाइम बचता है, तब जाकर आप लोग उस पर डायग्राम बना सकते हो, उसको फिल कर सकते हो। ये मेरी ट्रिक है, मैं हमेशा ऐसे ही करती थी। मैं स्पेस छोड़ती थी, नीचे लिखती थी, और फिर बाद में आकर उस पर डायग्राम बनाती थी, अगर मुझे वक्त मिलता तो आप लोग भी ये ट्राई करो फॉर अ गुड रिजल्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, विच इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इज अ प्रोसेस एस्टैब्लिशिंग गोल एंड सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ अचीविंग दिस गोल। ऑब्वियसली प्लानिंग के बगैर कुछ चीज़ मैनेज नहीं हो सकती, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या कुछ भी हो। प्लानिंग के बगैर आप कोई चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। आवर डे टू डे वर्क जो हम करते हैं डेली बेसिस पर, जो रूटीन होता है, वो भी प्रॉपरली प्लान्ड होने के बाद ही वो प्रॉपरली मैनेज होता है। तो प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट, करेक्ट।
फिर उसके बाद उसने कुछ स्टेप्स बताया है, राइट। उसने कितने स्टेप्स बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 के याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से 5 या 6 आप लोग याद कर सकते। तो 6 याद रखो, उसमें से आपको 5 तो याद ही रहेंगे। अगर आप 6 याद करते हो तो 5 या 4 तो याद ही रहेंगे, तो आप वो लिख सकते हो। ओके, सो द मेन स्टेप्स ऑफ इन प्लानिंग स्टेटेड एज फॉलो इज एनालाइजिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट, एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज करो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता है और एक्सटर्नल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चलता है, क्योंकि दोनों भी रिलेट करते हैं, राइट। दोनों भी रिलेट करते हैं बिजनेस के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए, राइट। तो दोनों को एनालाइज करना ज़रूरी है। सेटिंग क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल फॉर फ्रेमिंग अल्टरनेटिव प्लान, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड रिव्यू ऑफ द प्लान, करेक्ट। तो हम लोगों ने पहला क्या किया, हम लोगों ने पहले एनालाइज किया बाहर की चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ों को एनालाइज किया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अल्टरनेटिव्स बनाए, हम लोगों ने गोल सेट्स किया। गोल सेट करने के बाद हम लोगों ने अल्टरनेटिव्स बनाए। ओके, अल्टरनेटिव का मतलब है कि एक ही प्लान नहीं, उसके साथ बी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ए वर्क नहीं किया तो हम बी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेटिंग ऑफ मतलब इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और फिर रिव्यू। ओके, अगला है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है सब कुछ सॉर्टेड होना चाहिए, कोई भी काम इधर से उधर नहीं होना चाहिए, सब कुछ स्मूथली वर्क करना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, करेक्ट। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी काम करो आपको ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके भी कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं, वो भी आपको याद करने हैं। मैं कुछ इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। आप लोग 6 याद करो, उसमें से 5 4 तो याद रहेंगे ही आपको। तो डिटरमाइनिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म टू अचीव गोल, ग्रुपिंग टू द रिलेटेड एक्टिविटीज़ इनटू डिपार्टमेंट, डिफाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी टू मैनेजर। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको अपॉइंट करना पड़ता है, ताकि सब लोग प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंगली वर्क कर रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैनेजर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है अपने को। तो ये सब आपको ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स में लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज स्टाफिंग। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग since staffing is very vital, it's need to be given proper focus. A major aspect of staffing is to select the right person for the right job, correct। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ काम मुझे कंप्यूटर रिलेटेड काम आता है, ओके, मुझे कंप्यूटर रिलेटेड काम आता है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो मुझे एक्सट्रोवर्ट काम दिया गया, जैसे कि मुझे मैनेजर बनाया गया जो एक्सट्रोवर्ट होता है, जो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे ऐसा जॉब दिया गया जो मैं लीडरशिप का काम है, मतलब लोगों से काम करवाना है। तो वो काम मुझसे नहीं होगा बिकॉज आई एम नॉट सूटेबल फॉर दैट, माई नेचर इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैट जॉब, फॉर दैट पोजिशन। तो जो प्रॉपर इंसान है उसको प्रॉपर जगह पर लगाना भी बहुत ज़रूरी है, आप किसी को भी नहीं लगा सकते। तो इट्स वेरी वाइटल टू पुट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो यही लिखा है और उसके कुछ स्टेप्स लिखे, मतलब स्टेप नहीं है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है जो देखना पड़ता है। ओके, तो प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब, then performance appraisal, motivation of employee, promotion and transfer, training and development, retention of employees. Okay, next decision making देखते हैं। it is an essence management, every function of management involves decision making। obviously decision making भी होता है, decision लेना पड़ता है गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वही लिखा गया है और उसके कुछ मेन स्टेप्स लिखे गए। ओके, ये हुआ 4th पॉइंट और ये हुआ 5th पॉइंट। एक सेकंड, तो आप लोगों को यहाँ पर जब आप देखोगे तो कितने पॉइंट्स लिखे गए, 6 7 8 पॉइंट्स लिखे गए, लेकिन आपको कितने याद रखने हैं, 5 पॉइंट। लेकिन 5 पॉइंट जो याद रखने हैं वो आपको प्रॉपरली स्टेप के साथ लिखने हैं। ओके, अगर आपको स्टेप के साथ लिखना है तो आपको सिर्फ 5 लिखना है, क्योंकि अगर आप स्टेप लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो बड़ा होगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप स्टेप नहीं लिखना चाहते तो आप लोग आगे का पढ़ लेना, मतलब कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, तो आप लोग पूरे 8 पॉइंट्स पढ़ के जाना अगर आपको स्टेप्स नहीं लिखने। तो मैं फिर से जो है अपन 5th वाला देखते हैं। डिसीजन मेकिंग हुआ, देन नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्शन भी देना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। डायरेक्शन देना
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट नहीं करोगे प्रॉपरली, जो भी अपर लेवल मैनेज करते हैं या हायर लेवल मैनेज करते हैं, उन सबको डायरेक्शन देना ज़रूरी है, वरना काम बराबर होगा ही नहीं अगर उनको डायरेक्ट नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मैनेजर होता है वो बीच में होता है, उसके ऊपर बॉस होता है, करेक्ट? तो जो लोअर होता है मतलब मैनेजर के अंडर जो वर्क करता है वो मैनेजर से बात करता है, फिर मैनेजर जाके बॉस से बात करता है, तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन है। अगर ये प्रॉपरली डायरेक्टेड नहीं हुआ तो काम बराबर नहीं होगा, लेट होगा, मैनेजर नहीं सुनेगा तो नहीं हो पाएगा, लेट होगा। तो इट्स बेस्ट कि आप उसको डायरेक्शन दो। तो डायरेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ताकि वो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो सके। Directing involves not only instructing people what to do but also ensuring that they know what is expected from them, right? उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उनको क्या करना है, ये डायरेक्टिंग में होता है। और डायरेक्टिंग इन्वॉल्व 3 मेजर सब सेक्शंस: लीडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। लीडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग भी करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो लोग अपने साथ लॉन्ग टर्म में रहे, करेक्ट? इसलिए हमको उनको मोटिवेट भी करना है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। In the word James Toner, controlling is the process of ensuring that actual activity conform to the planned activity. In controlling, the manager monitors actual performance and take corrective measure if required. So controlling में आप लोगों को पता चलता है कि हमें क्या measure करना है। तो this is the 6th point. Okay, controlling involves the following step. उसके भी steps है, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। Next is coordination, which is the 7th point. It refers to integration of activities or action of the subordinate by the superior. Coordination, वही जो हम लोगों ने डायरेक्टिंग में देखा, वही coordination. Next, other function. Management expert like Luther Gulick state that functions such as reporting and budgeting. In fact, reporting and budgeting are important element of planning and controlling. तो और कौन से other functions में क्या क्या आ रहा है? Reporting and budgeting, right? Reporting मतलब क्या? रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट परफॉर्मेंस के जो रिपोर्ट प्रिपेयर हुए उसको देखना, ताकि आप प्रेजेंट में या फ्यूचर में उसको जो भी नेगेटिव है उसको सही कर सको, जो जहाँ पर आप वीक हो उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सको। इसलिए रिपोर्टिंग भी ज़रूरी है और बजटिंग ज़रूरी है। उसके बाद जो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो आप लोग याद कर लेना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी फंक्शन एंड मैनेजमेंट, जो सेकेंड पार्ट होगा। ओके, तो दिस वॉज ऑल। नेक्स्ट पार्ट आएगा, 2 पार्ट्स में और लूँगी, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वही आप लोगों को बताऊँगी, जो आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज आप लोग SY BCom स्टूडेंट्स हो। मैं आपको सब नहीं, छोटे बच्चों की तरह सब समझाना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए मैं आप लोगों को वही समझाऊँगी जो कॉम्प्लिकेटेड है और जो ज़रूरी है, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ गो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताना कि इसके बाद आप लोग क्या देखना पसंद करोगे। थैंक यू।